रामदीन जी आज सुबह से ही काम में लगे हुए थे और बहुत ही ज़्यादा खुश भी थे, क्योंकि उनकी खुशी का कारण किसी से छिपा हुआ नहीं था। आज उनके सबसे बड़े बेटे विनीत की शादी थी। रामदीन जी को सिर्फ अकेले ही ये सारे काम देखने पड़ रहा था, क्योंकि उनकी पत्नी तो कुछ दिन पहले ही स्वर्गवासी हो गई थी। उसके बाद फिर रामदीन जी की ही पूरे घर की बागडोर संभालने थे। उनके घर पैसों की कमी नहीं थी, क्योंकि रामदीन जी एक ऐसी संस्था चलाते थे जिसमें उनका इनकम भी बहुत अच्छे से हो जाता था और दान भी कर दिया करते थे। फिर भी उन्हें कुछ चीज़ की कमी नहीं थी और बहुत ही बड़े आलीशान बंगला भी बनवा लिए थे। रामदीन जी के दो बेटे थे, विनीत और सुजीत। आज बड़े बेटे विनीत की शादी है, इसलिए वह नौकरों को कह कह कर सारे काम करवा रहे हैं और बहुत ही खुश भी नजर आ रहे हैं। थक चुके हैं, लेकिन फिर भी बहू के आने की खुशी उनके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रही थी। शादी की मुहूर्त हो चुकी थी, जयमाला हुआ और उसके बाद शादी के बाद जब बहू का घर में आगमन हुआ तो रामदीन जी की ही सारे रीति रिवाज बखूबी अच्छे से निभाए, जैसे एक सास निभाती है। अब तो घर में बहू आ गई तो खाने पीने की तो दिक्कत अब रामदीन जी की जिम्मेदारी नहीं रही, इसलिए वे बालकनी में बैठकर सुबह सुबह चाय के चुस्कियों के साथ पेपर पढ़ रहे थे। तभी बहू कविता आकर पूछती है, पिताजी नाश्ता तैयार हो चुका है, चलिए नाश्ता कर लीजिए। आज कविता की पहली रसोई थी, बहुत ही सारे व्यंजन बनाई थी और मीठे में खीर। देवर, पति और ससुर के आते ही कविता सभी को बहुत अच्छे से भोजन करवाई और उसके बाद सभी संतुष्ट होने के बाद उसे नेक दिए। रामदीन जी की तो इतने खुश हो गए कि घर की सारी बागडोर की चाबी कविता बहू को ही सौंप दिए। अभिषेक रामदीन जी के पास आराम करने के अलावा अब कुछ भी काम नहीं था। ऐसे रामदीन जी की एक और आदत थी, गरीबों को दान देने की, इसलिए वो अपनी तिजोरी की चाबी बहू को नहीं दिए थे। बहू भी नहीं ली थी, इसलिए सारे घर की जिम्मेदारी उसे समय बखूबी निभा ही ली थी। लेकिन जब भी पैसों की जरूरत होती थी तो रामदीन से मांगने में उसे संकोच होता था। ऐसे तो विनीत भी अच्छा ही कमा लेता था, लेकिन फिर भी इस घर की खर्चे सारे रामदीन जी के ही पास से हुआ करते थे। सुजीत भी अच्छा कमाता था, इसलिए रामदीन की सोचे कि अब छोटे बेटे की भी शादी करके अपनी जिम्मेदारियों से मैं मुक्त हो जाऊंगा। विनीत को कुछ दिन के बाद बाहर के लिए ड्यूटी मिल गया, इसलिए वह कविता को साथ लेकर चला गया। और रामदीन जी वे जो बिल्कुल भी उन्हें मना नहीं कर सके थे साथ भेजने के लिए, लेकिन बेटे बहू अलग अलग कैसे रह सकते थे, इसलिए बेमन से ही जाने के लिए कह दिया। अब रामदीन जी घर में अकेले थे, क्योंकि सुजीत भी यहाँ पर नहीं रहा करता था। अब रामदीन जी को अकेले ही घर में अच्छा रहना नहीं लग रहा था, तो वह सोचे कि क्यों ना हम भी विनीत बेटे के घर चले जाए। और एक दिन बिना बतलाए ही वे विनीत के डेरे पर पहुंच गए। जब वहां पहुंचे तो कविता एकदम से पिताजी को देखकर चकित हो गई। पिताजी आप बिना कुछ बतलाए कैसे यहाँ? इस पर रामदीन जी बोले, बेटा हमें वहाँ मन नहीं लग रहा था। कविता अंदर आने के लिए कहती है और उसके बाद चाय पानी नाश्ता पिलाती है। तब तक भी विनीत भी आ जाता है। बाबूजी को यहाँ देखकर उसे भी बहुत अजब लगता है। यहाँ पर भी कोई चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन एक चीज़ था जो अब कविता को अच्छा नहीं लग रहा था। जब कविता अकेले रहा करती थी तब उसे पूरी आज़ादी थी, लेकिन अब रामदीन जी के आ जाने से उसे कुछ अजब लग रहा था और एक व्यक्ति का अब काम भी तो बढ़ गया था। कविता भी विनीत के साथ इसीलिए तो वहाँ से यहाँ अपने पति के पास आई थी। उसे तो जब खाना बनाने का मन नहीं करता था तो वे होटलों में भी खाना खा लिया करती थी, लेकिन अब रामदीन जी के आ जाने से
ये सब अब बंद हो गया और घर पर का ही खाना बनाना पड़ गया। कहीं आना जाना भी हो तो पिताजी से पूछ कर ही। ये सारी बातें कविता को अच्छी नहीं लगने लगी। रामदीन जी ऐसे कोई चीज़ के लिए मना नहीं करते थे, लेकिन उन्हें अकेले वहाँ मन नहीं लगता था, इसलिए यहाँ रहने आ गए। उन्हें क्या पता था कि हम अपने बेटे बहू के लिए आफत बन गए हैं। वे तो सोचे कि चलो अच्छा लगेगा बहू बेटे को भी, लेकिन यहाँ तो ये बेटे बहू दोनों को अपनी जिंदगी में खलल लगने लगा। जब रामदीन जी आराम कर रहे थे एक दिन, तब कविता विनीत से बोलती है, पिताजी कितने दिनों के लिए यहाँ रहने आए हैं? हमें तो अभूत अजब लग रहा है। इनके लिए और कहीं और व्यवस्था बना दीजिए, या आप सुजीत के पास इन्हें क्यों नहीं भेज देते? इस पर विनीत बोला, बाऊजी यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि मेरी शादी हो गई है और सोचते हैं कि अब बहू बेटे के पास रहकर थोड़ा आराम कर लिया जाए। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कुछ दिनों के बाद ही पिताजी को घर जाने के लिए कह दूंगा और फिर दोनों पति पत्नी आराम करने लगते हैं। जब सुबह होता है तो रामदीन जी को कविता नाश्ता पानी देती है और घर का सारे काम में लग जाती है। विनीत भी संडे था इसलिए पिताजी के पास ही आता है और बातें करने लगता है। बातों ही बातों के दौरान पूछता है, पिताजी आप कब घर जाइएगा? इस पर तो रामदीन जी की कुछ भी बोलने के हालत में नहीं थे। उन्हें लगा कि बेटा हमें यहाँ से जाने के लिए कह रहा है। वे एकदम से चुप हो गए। इस पर विनीत बोला, पिताजी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर बहुत अच्छे से रह लेंगे, आपको ही मेरी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप कहिए तो मैं आपका टिकट आज ही करवा देता हूँ। रामदीन जी कुछ नहीं बोले और विनीत वहाँ से चुपचाप फूटकर चला गया और शाम को रामदीन जी को लाकर उनके टिकट दे दिया। रामदीन जी अब अपने गांव की जाने की तैयारी करने लगे। उन्हें तो बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन फिर भी वे चले गए। जब वहाँ गांव पहुँचे तो वहाँ पर फिर से उन्हें अकेला महसूस होने लगा। उनको परिवार के साथ रहने की आदत थी, लेकिन अब रामदीन जी को तो अकेले ही रहना था, क्योंकि बेटे बहू जो वहाँ से उन्हें भगा दिए थे। अब रामदीन जी अकेले ही वक्त बिताने लगे। लेकिन एक दिन अचानक छोटे बेटे सुजीत का फ़ोन आता है कि पिताजी हमें एक लड़की पसंद है, आप उससे ही मेरी शादी करवा दीजिए, मैं आपको उसकी फ़ोटो भेजता हूँ। रामदीन जी फिर उस लड़की को देखने लगे और मन ही मन सोचने लगे कि क्या ज़माना आ गया है, अब अपने शादी के लिए बेटे खुद ही लड़की पसंद कर रहे हैं। लेकिन रामदीन जी मना भी नहीं कर सकते थे और छोटे बेटे सुजीत की भी शादी कुछ दिनों में फिक्स कर दिए। आज शादी का दिन था और छोटे बेटे की भी शादी आ गई थी नज़दीक। लेकिन ये क्या, छोटे भाई की शादी है और बड़े भाई लापता, क्या मेहमान बनकर ही शादी के दिन ही आएगा? और वैसा ही हुआ। विनीत शादी के दिन ही सुबह में आया, ये नहीं कि 2-4 दिन आगे आ जाए। पर रामदीन जी कुछ भी नहीं बोले। बड़े बेटे को तो वे परख ही लिए थे, जो उन्हें घर से बेदखल कर दिया। उन्हें ये नहीं समझा कि पिताजी अकेले वहाँ रहने के चलते ही यहाँ आए थे। अब छोटे बेटे की बारी थी। छोटे बेटे की भी शादी रामदीन जी ने बहुत ही बड़े धूमधाम और उल्लास से की। लेकिन उनके मन में एक घर बना चुका था कि शायद जिस प्रकार बड़े बेटे बहू ने उनके साथ किया हो, वे छोटे बेटे बहू भी ना करे। और वैसे भी ये लड़की तो अब सुजीत की पसंद की है, जो लड़की हम अपने पसंद से विनीत की शादी करवाए थे। जब वे लड़की हमें नहीं अपना सकी तो ये क्या अपनाएगी? इसलिए मन में थोड़ा सा उदासी छाया हुआ था। लेकिन फिर भी पूरे रीति रिवाजों के साथ सुजीत की भी पत्नी की गृह प्रवेश आगमन अच्छे से हुआ। सारी रीति रिवाज हो गई।
अब सुजीत और उसकी बहू यहीं पर कुछ दिनों के लिए रहने लगे। सुजीत को भी कुछ दिनों के बाद जाना ही था, लेकिन पिताजी के पास वे आकर बोला, पिताजी हम तो वहाँ अपने काम पे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अभी कुछ दिनों के लिए सुषमा को छोड़ देते हैं। ये आपके साथ आपका ध्यान रखेगी। मैं भी यहाँ फिर कुछ दिनों के बाद ट्रांसफ़र करवा लूँगा, और नहीं हुआ तो वहीं पर सुषमा को लेकर चला जाऊँगा। पिताजी तो कुछ भी नहीं बोले, लेकिन क्या करते, अपने बेटे बहू की तो बात माननी ही थी। इसलिए कुछ दिनों के बाद सुजीत चला गया। बहू सुषमा पिताजी यानी कि रामदीन जी का बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रही थी। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और 6 महीना हो गए। सुजीत एक दिन अचानक आया और पिताजी से गले लगकर बोला, पिताजी बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, और एक नहीं 2 खुशखबरी है। सबसे पहले तो मेरा ट्रांसफ़र यहीं पर हो गया है। हम अपना ट्रांसफ़र यहीं करवा लिए हैं, क्योंकि हम आपको अकेले छोड़ना नहीं चाहते हैं। और ये मेरी राय नहीं, सुषमा की है। आपकी बहू ही आपको अकेले छोड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि वो बचपन से ही अपने पिताजी का प्यार नहीं पाई है, और आप में वे अपने पिताजी को देखती है। और दूसरी सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि आप दादा बनने वाले हैं। इस पर तो रामदीन जी की आंखें फटी की फटी रह गई। जिस बेटे बहू से उन्होंने उम्मीद नहीं रखी थी, आज वही बेटे बहू उन्हें अपने साथ रखना चाहते हैं, उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरते गया और एक नन्ही परी उनके घर आ गई, जिनके साथ रामदीन जी अब बहुत ही ज़्यादा समय बिताने लगे, और उनका भी समय अच्छे से कट जाया करता था। ऐसे ही वक्त गुजरते गया और एक दिन विनीत भी आया अपने 3 साल के बेटे के साथ, क्योंकि वेद का भी एक बेटा हो चुका था, लेकिन वे रामदीन जी को अभी तक बतलाया नहीं था। जब आया तो दोनों बेटे बहू साथ में रहने लगे। बड़ी बहू तो काम करने से पीछे हटती थी, लेकिन छोटी बहू वे सारे काम बाबूजी की अच्छे से करती थी। दोनों का एक एक रूम था, और सबसे बड़े रूम में नीचे आगे में ही रामदीन जी का रूम था। वहाँ से सारा नज़ारा बहुत ही अच्छा लगता था। पता नहीं ये गर्मी की छुट्टियों में बेटे बहू किस लिए यहाँ आए हैं। एक दिन अचानक विनीत पिताजी के पास आकर कहता है, पिताजी अब आपकी उम्र हो चुकी है, इसलिए इस घर के का भी बंटवारा कर दीजिए, क्योंकि अब हमारी भी संतानें हो चुकी है, बहुत खर्चा आ चुका है, इसलिए हम अब यहीं रहना चाहते हैं। और कविता तो आपके साथ नहीं रहना चाहती है, क्योंकि उससे अब काम नहीं हुआ पाता है, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो आप छोटे बेटे सुजीत के पास ही रह लीजिए। उस पर रामदीन जी कुछ नहीं बोलते हैं, और कुछ दिनों के बाद एक वकील को बुलाते हैं, और वकील से कहते हैं, वकील जी आप इस घर की 3 हिस्से लगा दीजिए। इस पर विनीत बोलता है, पिताजी 3 क्यों? लेकिन सुजीत चुप रहता है, और फिर 3 हिस्से लग जाते हैं। तब पिताजी कहते हैं, एक हिस्से तुम्हारे, और एक हिस्से सुजीत के, और एक हिस्से मेरे। जो भी मेरा ध्यान रखेगा वे हिस्सा उसी को जाएगा, और अभी नहीं जाएगा, जब मैं मर जाऊँगा तब। इस पर विनीत की भी आंखें फटी की फटी रह जाती है, लेकिन वह कुछ बोल नहीं सकता। और एक हिस्सा विनीत को मिल जाता है, और एक हिस्सा सुजीत को। रामदीन जी भी अपना अलग ही रहने लगते हैं, लेकिन सुषमा तो बहुत ही अच्छी थी। वे पिताजी को वहाँ से भी ध्यान दिया करती थी। उसे ज़मीन जायदाद का लालच नहीं था। इससे रामदीन जी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए, और एक दिन सुषमा को बुलाकर कहे, बहू ये सारी प्रॉपर्टी मेरी भी अब से तुम्हारी। इस पर सुषमा बोली, पिताजी हम ये नहीं ले सकते हैं, क्योंकि कोई भी गोतिया नैया या भाई का हक नहीं छीनना चाहिए, इसलिए ये जितने भी ज़मीन जायदाद है आपके नाम का जो, वे आप दान में दे दीजिए, आश्रम में दे दीजिए। उस पर तो रामदीन जी और भी ज़्यादा खुश हो गए, और सुषमा को
अपनी बेटी समझकर उसे बहुत ही आशीर्वाद दिए और एक ऐसा चीज़ दिए जिससे किसी बेटे को भी दोनों को नहीं पता था कि पिताजी के पास ये सारे भी चीज़ है। सुषमा तो लेने से मना कर रही थी, लेकिन क्या करे, उन्हें लेना पड़ा। कुछ दिनों के बाद रामदीन जी की तबीयत खराब रहने लगी। सुषमा तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान देती थी, लेकिन जब बुढ़ापा आ जाता है तो एक न एक दिन जाने की घड़ी भी आ जाती है और रविंद्रदास जी की मृत्यु हो गई। इस पर तो बड़े बेटे और बहू को तो उतना फर्क नहीं पड़ा, लेकिन सुषमा का तो हाल बहुत ही खराब हो गया था। इस पर छोटे बेटे ने सुषमा को संभाला। विनीत और सुजीत दोनों ने पिताजी को अंतिम मुखाग्नि दी। उसके बाद छोटी बहू और बड़ी बहू दोनों दोनों अपने अपने मग्न में हो गए दुनिया में, लेकिन सुषमा का हाल अभी भी रविंद्रदास जी पे ही था कि उसे पिताजी का प्यार कैसे दिया करते थे। तब उसे एक दिन अचानक वे चीज़ पर ध्यान आया। अभी तक सुषमा उस चीज़ को खोल कर नहीं देखी थी जो रविंद्रदास जी ने सुषमा को लाल कपड़े में बंधे हुए जबरदस्ती दे दिए थे। जब सुषमा अचानक एक दिन उसे जब याद आया तो वे एकाग्र में बैठकर उसे खोली तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और आंखों से आंसू की धारा बहने लगे। जो भी रविंद्रदास जी की ज़मीन थी वे वृद्धाश्रम को दान कर दिया गया था और बड़े बेटे विनीत और कविता फिर से अपने बाहर चले गए थे, वे भी ज़मीन बेचकर। यहाँ पर सिर्फ अब सुषमा और सुजीत बेटे ही रह गए थे। लेकिन जब सुषमा उस चीज़ को देखी तो इसलिए आंखें फटे की फटी रह गई, क्योंकि ये रविंद्रदास जी की अंतिम निशानी थी, यानी कि उनकी पत्नी की निशानी। सारे गहने थे और जो वे अपनी छोटी बहू को बहुत ही प्यार से सम्मानित से दिए थे और वे जानते थे कि ये छोटी बहू इसे हमेशा संभाल कर रखेगी। तो दोस्तों, इस छोटी सी स्टोरी से आपको क्या शिक्षा मिली? कभी भी बुजुर्गों की सेवा करने से घाटा नहीं होता है, फायदा ही होता है। अगर अपने दिल से आप कभी भी माता पिता की सेवा करेंगे तो आपका कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन हाँ, आशीर्वाद के रूप में आपको कुछ न कुछ ज़रूर ही मिल जाया करेगा। तो मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।